नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। मैं आपका अपना दोस्त मोहन सोडा आपके लिए हर एक बार जो है प्रयास करता रहता हूं। आज एक और प्रयास जो है वो मैं कर रहा हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है सोइल साइंस, मृदा विज्ञान का आज अपन अध्ययन करेंगे। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। ओके, अगर मैं बात करूं सोइल साइंस की तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा के आप देख लो, उसमें हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। इसीलिए इसको बड़े धैर्य से ध्यान लगाकर पढ़ना। इज इट क्लियर? कहानी समझ में आ गई? अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सोइल साइंस को, आप लोग यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इज इट क्लियर? अब मैं शुरुआत कर रहा हूं सोइल साइंस को। ऐसा पढ़ाऊंगा कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? जेट, आईसीआर, बीएचयू की तैयारी करने वाले और सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले लोगों के लिए जो ये टॉपिक रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए अपन चाहेंगे कि इसको जल्दी से खत्म करें। ओके, तो मैं शुरुआत कर लेता हूं सोइल साइंस की। जो मृदा है उसके बारे में अपन कहां से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले सोइल, है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मृदा। किस नाम से जानते हैं? मृदा के नाम से इसको जानते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, जो मृदा जो है ना, जो मृदा है इसको अपन सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि जो सोइल वर्ड है ये कहां से आया है, किस लैंग्वेज का वर्ड है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन वही पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो सोइल है ये आपके लैटिन भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा रे? लैटिन भाषा। आज ही क्लियर होना चाहिए, जो सोइल है वो कौन सी भाषा से है? लैटिन भाषा से है। लैटिन को अपन इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? LATIN। और सोइल के पीछे क्या आ रहा है? L आ रहा है। ल से ल कनेक्ट कर लो, सीधी सी बात है, लैटिन वर्ड है। क्लियर? ये थोड़ी सी ट्रिक है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इजी तरीके से थोड़ी इसकी लैंग्वेज, क्योंकि खूब सारे वर्ड होते हैं और अपन को याद नहीं रहते, उसी हिसाब से ट्रिक्स के हिसाब से आप याद कर लो। ओके, ये जो सोइल शब्द है ये आपके लैटिन के सोलम शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? सोलम शब्द से लिया गया है ना। एक लैटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है? सोलम। उससे क्या लिया गया है? सोइल लिया गया है। और जो आपके सोलम जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ मतलब सामान्यतः इसका अर्थ क्या होता है? फर्श, या अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोर। आपको यहां तक चीज समझ में आ गई? जो सोइल है ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। किस लैटिन भाषा से बना हुआ? कौन सी शब्द से बना हुआ है? तो सोलम से बना हुआ है, और सोलम का शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। ओके, बात समझ में आ गई? ये तो इसके वर्ड फॉर्मेशन की बात हो गई कि जो सोइल शब्द है वो किस टाइप का शब्द है और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। कौन से लैटिन शब्द से? तो आपका आंसर होना चाहिए सोलम। और सोलम का मीनिंग क्या होता है? फर्श। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? उसके बाद मैं चलो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं, परिभाषा बहुत सारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरीके से दी गई है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है परिभाषा का, है ना। परिभाषा का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो परिभाषा जो है वो अलग अलग तरीके से, अपने जो अलग अलग तौर तरीके पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी हैं। तो आपको ऐसी परिभाषा को ध्यान रखना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और एग्जाम में पूछने लायक हो, है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करूं तो जो आपके मृदा है वो, आप मृदा जो है ये एक त्रिविमीय संरचना है। कैसी संरचना है? त्रिविमीय संरचना है। ओके, इसमें अपन क्या देखते हैं? लंबाई भी देखते हैं। लंबाई देखते हैं कि नहीं देखते मृदा की? और क्या देखते हैं अपन? चौड़ाई भी देखते हैं। ओके, और अपन क्या देखते हैं? इसकी गहराई भी देखते हैं, है ना। इसकी लंबाई भी देखते हैं मृदा की, और चौड़ाई भी देखते हैं, और गहराई भी देखते हैं। इसीलिए अपन इसको कहते हैं त्रिविमीय संरचना, है ना। इसको बोलते हैं 3D संरचना।
3D संरचना है ना, 2D 3D 1D 3D पिक्चरें आती है ना, उसी हिसाब से सोइल भी अपनी एक पिक्चर है। वो कैसी पिक्चर है? 3D है ना, 3D पिक्चर है। कौन? सोइल। याद रखना, सोइल क्या है? एक त्रिविमीय संरचना है जो अपने पौधे होते हैं उनको क्या करती है? आधार उपलब्ध करवाती है और पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। तो आप डेफिनेशन का ध्यान रखना, मृदा एक त्रिविमीय संरचना है, त्रिविमीय, लंबाई, गहराई और चौड़ाई। समझ में आ गई ना? मृदा एक त्रिविमीय संरचना है जो पौधों को आधार के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में, अपन कह सकते हैं कि पौधों को क्या कराती है? पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। पर्याप्त मात्रा में पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाती है। कौन? सोइल। ये तो इसकी शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन है ना। और जो त्रिविमीय है इसके कोष्टक में एक शब्द आपको और लिखना है, तो 3D मूवी आती है उसी हिसाब से मृदा जो है वो अपनी एक 3D है, ना कि 2D। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई भी होती है, इसकी चौड़ाई भी होती है और इसकी गहराई भी होती है। कहानी समझ में आ गई? अब देखो, खूब सारे साइंटिस्ट हुए, जैसे कि मैं बात करूं व्हिटनी की, है ना। व्हिटनी एक साइंटिस्ट है जिनका जिक्र अपन को एनसीईआरटी में मिलता है। अपन वही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बुक में इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी जो बेस है वो सबसे मजबूत बेस होता है ना। जो व्हिटनी है, इन्होंने क्या बताया कि मृदा है वो क्या है? इन्होंने बताया कि जो मृदा है वो पोषक तत्वों की धानी है, यानी कि उन्होंने बताया कि जो मृदा है वो पोषक तत्वों का एक डिब्बा है जो पौधों को क्या करता है? पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। ठीक है ना। तो आपके जो व्हिटनी है ये इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है जिनका अपन को जिक्र अपने एनसीईआरटी बुक में भी मिलता है। हालांकि अभी एनसीईआरटी बुक आपके नई आ गई है, जो 2016 से पहले चलती थी, उसमें इंपॉर्टेंट करके ये लाइन हाईलाइट की हुई है कि व्हिटनी है उन्होंने क्या बताया सोइल के बारे में। तो देखो, जो व्हिटनी है इन्होंने क्या बताया कि जो मृदा है मृदा पोषक तत्वों की धानी है, मतलब खूब सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसमें? सोइल में। ये आपको लाइन इंपोर्टेंट कर लेनी है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना कि व्हिटनी ने क्या बताया कि मृदा जो है ये पोषक तत्वों की धानी है, यानी कि ये क्या करती है? बहुत ज्यादा मात्रा में पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। ओके, सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन की बात हो गई, उसके बाद डेफिनेशन की बात हो गई, और उसके बाद अपन ने जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है उसके बारे में अपन ने बात कर ली। अपन इसी श्रृंखला में आगे चलते हुए अब अपन देखेंगे कि इसकी ब्रांचेज कितनी है। इसकी टोटल जो ब्रांचेज हैं वो अपन एग्रीकल्चर में कितनी ब्रांचेज पढ़ते हैं, और नॉर्मल तरीके से अपन जो ब्रांचेज हैं वो कितनी पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसकी जो शाखाएं हैं, यानी कि जो ब्रांचेज है वो कितनी है। देखो, शाखाएं सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको शाखाएं देखनी है, क्योंकि एक बार बस समझ गए तो बस लिखने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं कि जो सोइल साइंस है इसकी 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो है पेडोलॉजी। कौन सी है? पेडोलॉजी। और एक है एडेफोलॉजी। कौन सी है? एडेफोलॉजी। अब देखो, पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो अपन एग्रीकल्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं वो पेडोलॉजी पढ़ते हैं या फिर एडेफोलॉजी पढ़ते हैं। तो पहला आपका पॉइंट मैं क्लियर करवा दूं, जो पेडोलॉजी है वो अपने लिए नहीं है, यानी कि एग्रीकल्चर से उसका कोई भी संबंध नहीं है। अपना सीधा और सिंपल संबंध है एडेफोलॉजी से, है ना। अब मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा तभी आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जो पेडोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो पेडोलॉजी की डेफिनेशन अगर नॉर्मल आदमी है, जैसे ये कोई दुकानदार है, अगर मैं बात करूं, जो अपन कह सकते हैं जो इंजीनियर है, जो अपन कह सकते हैं इंजीनियर का मतलब हो गया जो सिविल इंजीनियर है, जो क्या करते हैं, मान लो ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं सोइल के ऊपर, मृदा के ऊपर, उनके हिसाब से आप कह सकते हो अलग अलग तरीके से हैं। पर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत अपन एडेफोलॉजी का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी किनके लिए है? उन लोगों के लिए जो साधारण है, उनके लिए मिट्टी की जो है अलग अलग तरीके से है। लेकिन अपने यहाँ पे क्या है, मृदा जो है वो पौधों को क्या करती है? पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मृदा ही नहीं होगी तो अपने जो पौधे हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं पेडोलॉजी की, तो पेडोलॉजी जो है,
पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें अपन क्या करते हैं, क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि मृदा का वर्गीकरण हो गया कि कितने टाइप की मृदाएं हैं वो पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं कि मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब चट्टानों से टूट के मृदा का निर्माण हो रहा है वो कैसी हुई। उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं, वो इसमें अपन किसमें देखते हैं, पेडोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि एडेफोलॉजी क्या है, एडेफोलॉजी का क्या हो जाएगा कि जो मृदा विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, पादपों एवं फसलों का अध्ययन करते हैं, उसे अपन कहते हैं एडेफोलॉजी। कहानी समझ में आ गई? लिखा दूं क्या? ओके, चलो शुरुआत कर लेते हैं। शाखाएं मैंने कितनी बताई? 2 शाखाएं बताई। पहली शाखा कौन सी है? पहली शाखा है पेडोलॉजी। कौन सी शाखा है? यह है पेडोलॉजी। अब देखो, सबसे पहले अपन पेडोलॉजी देखेंगे कि पेडोलॉजी है क्या। मैंने अभी बताया कि मृदा विज्ञान की ऐसी शाखा, मृदा विज्ञान की ऐसी शाखा, मतलब ये मृदा विज्ञान की शाखा ही हो गई। कैसी शाखा है? इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, मृदा की उत्पत्ति, ठीक है, और अपन इसमें क्या पढ़ते हैं, मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मृदा का वर्गीकरण, और अपन क्या पढ़ते हैं, और इसका अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कहानी समझ में आ गई? मात्र 3 पॉइंट याद रखने हैं। देखो, मृदा की उत्पत्ति कैसी हुई, मृदा का वर्गीकरण कैसे हुआ, ये अपन पढ़ते हैं पेडोलॉजी के अंतर्गत। अब इधर आ जाओ, ऊपर थोड़े चलते हैं, नीचे थोड़ी जगह नहीं बच रही, अपन थोड़े ऊपर चल लेते हैं। एडेफोलॉजी, ये सेकेंड ब्रांच है ना। एडेफोलॉजी जो है ये आपकी सेकेंड ब्रांच है। ये मृदा विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें अपन क्या करते हैं, पादपों प्लस फसलों के संदर्भ में कार्य, मतलब कुछ कार्य पादपों या फसलों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते हैं अपन एडेफोलॉजी के अंतर्गत, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि मृदा विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पादपों एवं फसलों के संदर्भ में कार्य किया जाता है उसे अपन कहते हैं एडेफोलॉजी। इज इट क्लियर? है ना। देखो, ये तो क्या होगी पेडोलॉजी, ये अपन नॉर्मल है, ये अपनी जो है ये इंपॉर्टेंट है, अपन जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे एडेफोलॉजी। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए कौन सी है? एडेफोलॉजी इंपॉर्टेंट है। कहानी समझ में आ गई? अब देखो, ये जो है बिल्कुल इजी तरीके समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं इसके फादर के ऊपर। जो फादर है वो कौन है? इसके फादर, किसके फादर? जो अपन कह सकते हैं पेडोलॉजी के फादर कौन है, एडेफोलॉजी के फादर कौन है, सोइल साइंस के फादर कौन है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आज ही क्लियर कर लेना। वीवी डोकुचेव। कौन है? वीवी डोकुचेव। ये क्या है? आप कह सकते हो पेडोलॉजी के भी फादर हैं और एडेफोलॉजी के भी फादर हैं, और सोइल साइंस है इसके भी फादर कौन है? आपके वीवी डोकुचेव। कहानी समझ में आ गई क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? बहुत ही इजी है और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपने अगर कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन आज ही क्लास अटेंड कर लो और देखो कि कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अरे समझ में आएगी, ये मेरा आपसे दावा है, मेरी गारंटी है। यहीं पे रटा दूंगा पूरी क्लास के अंतर्गत, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ट्यूशन भी बाहर नहीं आएगा। ये देख लेना, आप पुराने पेपर उठा के देख लेना। ओके, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको रफ कर लूंगा और अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसके अवयव देखने का प्रयास करेंगे। ओके, ले लो आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। चलो चलो जल्दी ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? क्या? चल अब कर दू रफ। चल, ये हो गया अपने रफ, ठीक है। ये लो। अब देखो, अब क्या पढ़ेंगे अपन? जो मृदा है, मृदा के अवयव मतलब क्या है? कुछ एक बच्चों को यह भी नहीं पता रहता कि भाई साहब अवयव क्या चीज है। देखो, जो सोइल है, ये मान लो अपनी सोइल है, इसके अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है
यानी कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं उसे अपन कहते हैं मर्दा के अवयव। तो देखो जो मर्दा के अवयव हैं वो कितने हैं और कितने परसेंटेज मात्रा में आते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन लोगों को कंफ्यूज कर जाता है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लो। इतनी देर तो कोई बात नहीं, अब देखो अब चीजें आएगी समझने लायक। ये लो भाई जी, मैंने बना दिया गोल घेरा, बढ़ा दिया। अब इसको मैं कर रहा हूं डिवाइड, ये हो गया। अब देखो क्या होता है, इसके अंतर्गत 5% यानी कि 5% क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। किसमें? मृदा में। मृदा में क्या होता है? 5% कार्बनिक पदार्थ, और क्या होता है 25%, है ना, 25% क्या होता है, सोइल वाटर होता है, मृदा जल होता है। और क्या होता है 25% अगर मैं बात करूं तो मृदा वायु होती है, सोइल एयर होती है। अगर मैं सबसे ज्यादा कंपोनेंट की बात करूं तो वो कौन सी हो जाएगी, आप कह सकते हो मिनरल्स, खनिज लवण। खनिज लवण जो है वो कितने हो जाते हैं 45%, यानी कि 45%। अगर आपसे पूछे कि सोइल में सबसे अधिक पाया जाने वाला कंपोनेंट कौन सा है, तो आपका आंसर चला जाएगा मिनरल्स, यानी कि खनिज। अगर आपसे पूछे सबसे कम पाया जाने वाला कंपोनेंट या मृदा का अवयव कौन सा है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, कार्बनिक पदार्थ, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो है ये दोनों सिमिलर रहते हैं, यानी कि 25-25% रहते हैं। मृदा जल की बात करूं या फिर मृदा वायु की बात करूं, दोनों ही एक ही टाइप से रहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया क्या? ये देख लो आप, ये तो इसका क्या हो गया, नॉर्मल वर्गीकरण हो गया कि किस हिसाब से अपन मृदा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब अपन क्या करते हैं, जो अपनी सोइल है इसको अपन क्या करेंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये चक्कर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जो सोइल के कंपोनेंट है, इसके भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अपन फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कार्बनिक पदार्थ। और आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको थोड़ी, अगर आप लंबे पढ़ गए तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कोई बात नहीं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन चलते हैं इससे आगे। चलो इसको मैं कर लूं रफ। चलो सबसे पहले अपन ले रहे हैं कार्बनिक पदार्थ को, है ना। कार्बनिक पदार्थ को अपन सबसे पहले लेंगे और उसके बाद जो आपकी चीजें बच रही हैं उसको अपन देखना प्रारंभ करेंगे। चलो ये लो। अब देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कार्बनिक पदार्थ की, ऑर्गेनिक मैटर की, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जो है इसमें अपन क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछे कि कार्बनिक पदार्थ जो है वो मृदा में कितना पाया जाता है, जस्ट मैंने अभी बताया कितना परसेंट है, 5%, है ना। अब देखो जो कार्बनिक पदार्थ जो होता है ये क्या करता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों जो होते हैं उनके लिए प्रमुख भोजन होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रमुख भोजन। अगर आपसे पूछे कि मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्व जो पाए जाते हैं, सूक्ष्म जो जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रमुख भोजन है। अब पोषक तत्व तो क्या भोजन लेंगे, वो खुद ही भोजन है, कोई बात नहीं। सूक्ष्म जीवों का प्रमुख भोजन है, कौन है, कार्बनिक पदार्थ। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो आपके कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो उसमें तो एक पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर, CHONS। यहां तक के बिल्कुल रटने होने चाहिए, CHO, ठीक है ना, NS, CHONS, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बात नहीं, CHNOS किसी भी हिसाब से याद कर लो, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जो है इसमें मुख्य क्या पाए जाते हैं। अब देखो क्या किया इन लोगों ने, कार्बनिक जो पदार्थ हैं इसको भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो है आपके अकार्बनिक, और एक दूसरे कौन से हैं, कार्बनिक, है ना। अब देखो जिसमें क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि मृदा में अगर अकार्बनिक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिसमें
कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से कम पाई जाती है, कम पाई जाए तो उसे अपन किस में रखते हैं? अकार्बनिक के अंतर्गत। अगर आपसे कहें कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? कार्बनिक के नाम से। मतलब कार्बनिक पदार्थ को भी अपने दो भागों में डिवाइड कर लिया। अगर एक तो आपके कार्बनिक है, एक तो अकार्बनिक है और दूसरा कार्बनिक है। अगर मर्दा में अगर 20% से कम कार्बनिक पदार्थ जो हैं तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? अकार्बनिक के नाम से जानते हैं। अगर उसमें अधिक हैं तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? कार्बनिक के नाम से जानते हैं। अब देखो और अपन इसमें क्या पढ़ते हैं? मान लो मर्दा में आपको कार्बनिक पदार्थ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कार्बनिक पदार्थ दिया हुआ है। उसको आपको कार्बन में चेंज करना है। कभी कभी कंडीशनें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर मान लो कार्बनिक पदार्थ जो दिया हुआ है वो क्या बोलेगा कि सोइल में, मान लो आपसे पूछ लिया कि सोइल में आपके 10% क्या है? कार्बनिक जो है अपन कह सकते हैं उसी हिसाब से कि कार्बनिक पदार्थ दे रखा है और आप कार्बन को चेंज करो, या फिर कार्बन दे रखा है उसको कार्बनिक पदार्थ में चेंज करो, तभी उस समय यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए एक गुणांक दिया गया, कार्बनिक पदार्थ को गुणांक दिया गया। वो कौन सा गुणांक है? बेलमैन गुणांक। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। बेलमैन गुणांक दिया गया जिसका मान कितना होता है? 1.742। ठीक है ना? 1.724 यानी कि 1724 आपको इजी तरीके से याद करना है। जिसका क्या काम होता है? कार्बनिक पदार्थ को कार्बन में चेंज करो, या फिर आपको मान लो कार्बन दिया हुआ है उसको कार्बनिक पदार्थ में चेंज करना पड़ता है। तो देखो अगर मान लो आपको कार्बन दिया हुआ है ना, आपको कार्बन दिया हुआ है, उसको अगर कार्बनिक पदार्थ में चेंज करना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? 1.724 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। मान लो उसमें अपन को कार्बनिक पदार्थ दे रखा है, और अपन को कार्बन में चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे? आपके 1.2724 को क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। कार्बनिक पदार्थ मृदा में 5% पाया जाता है। ये सूक्ष्म जीवों का प्रमुख भोजन है, यानी कि सूक्ष्म जीवों को ऊर्जा देने का किसका काम है? कार्बनिक पदार्थ का काम है। इसमें मुख्यतः कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ये दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। अगर मृदा में 20% से कम कार्बनिक पदार्थ हैं तो उसे अपन अकार्बनिक के नाम से जानते हैं। अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मृदा में 20% से अधिक है उसे अपन कार्बनिक के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि मान लो कार्बन अगर दिया हुआ है उसको कार्बनिक पदार्थ में अगर चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे? 1.724 मतलब 1724 से अपन को क्या करना है? गुणा कर लेना है। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जो कार्बनिक पदार्थ दिया हुआ है अगर कार्बन में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? इसका भाग दे दोगे। अब देखो मैं आपको, मान लो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपको 10% कार्बनिक पदार्थ दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है ना, कार्बन दिया हुआ है, उसको कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है? कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करना है। तो आप क्या करोगे? जो अपना 10% है उसको आप किससे गुणा कर दोगे? 1724 से गुणा कर दोगे तो कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा आ जाएगी वो आ जाएगी 17.24%। कहानी यहां तक समझ में आ गई। अब देखो मान लो उन्होंने क्या कर दिया, आपसे घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन और कर दिया, दिक्कत कर दी उन्होंने। अगर मान लो उसमें आप लोग क्या पूछ लिया कि कार्बनिक पदार्थ जो है उसकी मात्रा है आपके, अपन कह सकते हैं 51.72। आप भी कर सकते हो, ये तो मैंने बता रखा है कि इजी तरीके से हो जाए। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा दे रखी है, किसकी मात्रा दे रखी है? कार्बनिक पदार्थ की, और आपको चेंज किस में करना है? कार्बन में चेंज करना है।
यानी कि वो बता रहा है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 51.72% है, उसको आप कार्बन में चेंज करो। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि कार्बनिक पदार्थ पूछे और कार्बन का पूछ रहा है तो अपन को भाग करना है, तो आप भाग कर लो 51.72 भाग करना, यहाँ पे ये लो भाग का निशान लगा दिया मैंने और कर दो 7.24%, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 30%। यानी कि कार्बन जो पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है 30%। कहानी समझ में आ गई। चलते चलते मैं आपको एक और बता दूं, ये इतना था अपन कार्बनिक पदार्थ में। अगर जो नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी वो अपन देखेंगे जो अपने मिनरल्स हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी चली जाएगी। सबसे पहले मैं कार्बनिक पदार्थ है मृदा में औसत के आधार पर 5% है। इसमें सूक्ष्म जीव ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों का प्रमुख भोजन है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ को खा खा कर अपने जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, CHNOS, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो कार्बनिक पदार्थ है इसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है, अकार्बनिक और कार्बनिक, है ना। अगर मृदा में 20% से कम अपन कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है तो उसको अपन कहते हैं अकार्बनिक। अगर आपसे पूछे कि कार्बनिक अपन किसे बोलेंगे तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक है, उसे अपन बोलते हैं कार्बनिक। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक शब्द आता है बेलमैन गुणांक। बेलमैन नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या किया, है ना, उन्होंने क्या किया, जो आपके एक गुणांक दिया, मतलब एक संज्ञा बताई कि किस हिसाब से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, तो उन्होंने क्या बताया, बेलमैन गुणांक, है ना, थोड़ा सा नाम यहाँ पे बेलमैन, वही बात जो भी। उसके बाद कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में चेंज करना है तो उन्होंने एक गुणांक दिया है 1.724, यानी कि 1724 ही आप याद कर लो। अगर आपसे पूछे कि जो बेलमैन गुणांक है, बेलमैन गुणांक जो है वो किससे संबंधित है, तो कार्बनिक पदार्थ से संबंधित है, यानी कि जो अपने कार्बनिक पदार्थ है ऑर्गेनिक मैटर से संबंधित है। तो इसमें थोड़े से मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये भी आप एक बार कर लेना और इस हिसाब से, हालांकि ये पूछते नहीं है फिर भी मैंने आपको कराए यहाँ पे। ओके, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार निपटा लो इसको।